आज की वीडियो में 2 पार्ट लेकर के आए हैं, पार्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि बोर्ड 2025 में ऐसे कौन-कौन से प्रश्न हैं जो आ सकते हैं, तो उन्हीं को मैं लेकर के आया हूँ। वैसे तो मैंने पूरे पार्ट में से कुछ प्रश्न छाँटे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो पार्ट सेकंड में से कौन-कौन सा प्रश्न बन सकता है, तो उसको आप देखो यहाँ पर, उनको याद करें। देखो, इसमें एक प्रश्न बनता है कि अम्ल सार में अंतर क्या है, ठीक है? तो अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिट्मस पत्र को लाल करते हैं। अब जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और वो लाल लिट्मस पत्र को नीला करते हैं, तो ये अम्ल क्षार में अंतर पूछ सकता है। अब देखो, एमसीक्यू प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो उसमें वो 4 ऑप्शन देगा, लेकिन आप याद कर लेना कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है। सेकंड प्रश्न बन सकता है कि जो अम्ल है वो नीले लिट्मस पत्र को किस रंग में परिवर्तित करते हैं। तो ये याद कर लेना कि नीले लिट्मस पत्र को वो लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। अब देखो, क्षारक के ऊपर भी एक छोटा प्रश्न जरूर बनेगा कि इनका स्वाद कैसा होता है, यानी कि क्षारकों का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और मान लो कि वो इसके बारे में पूछे कि लाल लिट्मस पत्र को वो किस रंग में चेंज करते हैं, तो नीले में चेंज करते हैं। तो यहाँ से 4-5 आपके प्रश्न बन गए एमसीक्यू। अब ये पूछ सकता है कि भाई प्राकृतिक सूचक के नाम बताओ। देखो, सबसे पहले तो आप ये देना कि लिटमस पत्र जो है एक प्राकृतिक सूचक है, तो देखो यहाँ पे एमसीक्यू बन गया। दूसरा, हल्दी भी है, तो हल्दी भी एक आपका प्राकृतिक सूचक है। तो ये 2 ऑप्शन है, तो उनको आप याद कर लेना, ये प्राकृतिक सूचक के रूप में। ठीक है। अब देखो, यानी कि कृत्रिम सूचक कौन कौन से हैं जो मानव द्वारा है, तो वो देखो यहाँ पर है कि ये 2 हैं। एक तो है आपका मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोप्थिलीन। ये दोनों जो हैं वो कृत्रिम सूचक हैं, यानी कि मानव द्वारा निर्मित हुए हैं। मेथिल ऑरेंज के द्वारा अम्ल की जांच की जाती है और फिनोप्थिलीन के द्वारा क्षारक की जांच की जाती है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न ये जरूर आ सकता है कि लिटमस जो विलयन है उसका रंग किस प्रकार का होता है, यानी कि वो बैंगनी रंग का होता है। ये भी अगर पूछ सकता है कि ये किस पौधे से इसको प्राप्त करते हैं, तो एक थैलोफाइटा समूह होता है, उसके लीचेन जो होता है पौधा, उससे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो देखो इतने सारे एमसीक्यू प्रश्न बन गए। वैसे तो और भी कई सूचक हैं, जैसे मैं आपको एक बार यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। जैसे लाल पत्ता गोभी, ये भी एक सूचक है। हल्दी भी एक सूचक है। फिर यहाँ पर देखो ये हाइड्रेजिया, ये भी प्राकृतिक सूचक है। पेनिटिनिया, ये भी प्राकृतिक सूचक है। जेरानियम, ये भी सारे के सारे ये प्राकृतिक सूचक हैं। तो इनमें से याद कर लेना, अगर वो पूछे तो आप इनमें से कोई भी एक उत्तर आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें कौन से प्रश्न बनते हैं और देखो, अब देखो वो गंधीय सूचक के ऊपर पूछ सकता है कि गंधीय सूचक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है या चेंज हो जाती है, उनको गंधीय सूचक कहते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि वो परिभाषा पूछे, एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। भाई गंधीय सूचकों के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल अगर पूछे तो ये 3 एग्जाम्पल याद कर लेना। एक तो वेनिला, ठीक है, और कटी हुई प्याज और लौंग का तेल, ये आपके गंधीय सूचकों के उदाहरण हैं। देखो यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न 1 नंबर का ये बन सकता है कि बोर्ड 2023 में ये प्रश्न आया था। उसमें प्रश्न ये था कि दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया और उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के लिए चित्र बनाओ। तो अगर गैस के लिए अगर चित्र बनाने के लिए कहे तो आपको ये चित्र बनाना है। यहाँ पर एक प्रश्न और भी आया था कि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का पता कैसे लगाते हैं। तो उसमें अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आप ये देना कि हम जब मोमबत्ती को जब द्रोणिका के पास लेकर जाते हैं तो फट की ध्वनि के साथ H2 गैस का, मतलब हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। तो ये जो है, ये जो ऑप्शन है, ये उसके लिए हाइड्रोजन जो उत्पन्न हो रही है इसकी उपस्थिति का जो जांच के लिए ये इसका आंसर होगा कि फट की ध्वनि के साथ उसका दहन होता है। तो इससे ये हमें होता है मालूम
कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। तो ये चित्र भी एक बार आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा पूछ सकता है। भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। तो अगर आपसे ये पूछे तो अम्ल और क्षारक, अम्ल क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, वो उदासीनीकरण कहते हैं। ये इसकी हो जाएगी आपकी परिभाषा। अब जब भी कभी केमिस्ट्री सेक्शन में परिभाषा पूछ जाती है तो आपको उसका रिएक्शन देना होता है। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। देखो, अम्ल अम्ल ले लिया अपन, जैसे कि HCl अम्ल ले लिया, ठीक है। अम्ल ले लिया क्षारक, यानी कि NaOH, ये क्षारक हो गया। अब इनकी अपन जब क्रिया कराते हैं तो H आपका OH से होगा संपर्क में, तो यहाँ पर जल बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा लवण, यानी कि NaCl बन जाएगा। तो ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एक बार पढ़ने में याद हो जाएगा। तो आप ये वाला एग्जाम्पल दिया ना, या फिर क्षारक प्लस अम्ल लवण जल, ये एक सूत्र के रूप में आप लिख देना और ये रिएक्शन इसके नीचे लिख देना। तो आपका आराम से जितने नंबर का होगा पूरा पूरा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, धात्विक ऑक्साइड के ऊपर कैसा प्रश्न बन सकता है। अब देखो, धात्विक ऑक्साइड पर जो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति है किस प्रकार की होती है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति बेटा क्षारकीय प्रवृत्ति की होती है, ठीक है, और अधात्विक की होती है अम्लीय प्रवृत्ति की। तो ये दो छोटे प्रश्न हैं जो बन सकते हैं। तो ये अभी तो मैंने बताया धात्विक ऑक्साइड की। अब अगर अधात्विक की अगर पूछे तो वो अम्लीय के होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं बेटा, इसमें नेक्स्ट प्रश्न जो बनता है वो क्या बनेगा। देखो अगले पेज पे चलते हैं अपन। अगले प्रश्न में अगले जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा तनुकरण किसे कहते हैं। इस प्रकार की आपकी डेफिनेशन आ सकती है। अगर आती है तो आप इसमें ये देना, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता यानी कि H3O और OH के प्रति इकाई आयतन में जो कमी आती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं, ठीक है। तो अगर तनुकरण की परिभाषा बन सकती है, अभी तक ये आई भी नहीं है, तो अगर आती है तो ये लिख देना, यानी जल में अम्ल क्षारक मिलाने पर उसके आयतन में जो प्रति इकाई में जो कमी आती है वो तनुकरण कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न छोटा सा ये बन सकता है कि जल में अम्ल क्षारक मिलाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है। तो ये ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात ऊष्मा निकलती है। तो ये छोटा सा प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि इसमें देखो पीएच स्केल के ऊपर प्रश्न बनेगा। पीएच स्केल के ऊपर तो पीएच स्केल पे देखो पीएच की परिभाषा पूछ सकता है। अब इसमें 4-5 MCQ बनते हैं। तो मान लो अगर पीएच स्केल की परिभाषा पूछे तो वो ये है कि किसी विलयन में यानी कि घोल में किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता याद करने के लिए जो स्केल बनाया गया उसको पीएच स्केल कहते हैं। इसको जो है सोरेनसन ने 1909 में बनाया था। अब देखो यहाँ पर काफ़ी बार प्रश्न आए हैं कि पीएच में पी किस चीज़ का सूचक है। ये पी जो है ये पी होता है, आपको इसको बोलते हैं पोषांश, जो कि एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति, पावर के लिए पी को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पीएच स्केल भी बनाने के लिए कह सकता है। तो पीएच स्केल अगर बनाने के लिए कहे तो बेटा देखो इस प्रकार से आपको उसको बनाना है। मैं इसको एक बार समझाता हूँ। ऐसे एक आयत आपको लेना है और 0 से लेकर के और 14 तक आपको अंक जमा देने हैं। यानी कि यहाँ लिख देना 0 और यहाँ लिख देना 14 यानी कि 14। बिल्कुल बीचों बीच में 7 लिख देना, ठीक है। तो 7 जो होता है वो उदासीन को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ लिख देना उदासीन। 7 से कम है तो ये अम्लीय प्रवृत्ति होती है, 7 से अधिक है तो ये क्षार की प्रवृत्ति होती है। यानी कि जब अम्लीय जो होगी प्रवृत्ति तो H+ आयन बढ़ेंगे,
H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी। यहाँ पे H प्लस आयन की सांद्रता में जो वृद्धि होगी, यानी कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। और अगर इस तरफ की अगर बढ़ती है तो H प्लस आयन की सांद्रता में कमी होगी, OH आयन में आपकी वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये एक स्केल है, थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख के जाना। तो अब इसमें देखो 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्षारकीय होता है। क्लियर हो चुका। अब देखो कुछ पीएच मान वो आपसे पूछ सकता है कि भाई पीएच मान कौन कौन से, जैसे देखो जो जठर रस है उसका पीएच मान 1.2 होता है, नींबू के रस का 2.2 होता है, ये पीएच मान है, याद करना इसी में से आएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और रक्त का होता है 7.4। इसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको MgOH बोलते हैं, ये एंटासिड है, इसका पीएच मान 10 होता है। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान है वो 14 होता है। ये 1 2 3 4 5 ये पीएच मान है, इनमें से जरूर पूछेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मोस्ट प्रश्न ये बनता है, देखो यहाँ पर ये आपसे पूछ सकता है कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल की परिभाषा पूछ सकता है या दुर्बल अम्ल की परिभाषा पूछ सकता है। तो प्रबल अम्ल तो वो होते हैं जिनमें H प्लस आयन ज़्यादा होते हैं, दुर्बल अम्ल वो होते हैं जिसमें H प्लस आयन कम होते हैं। प्रबल होता है जिसमें H प्लस आयन ज़्यादा हो। तो एग्जाम्पल अगर पूछे तो आप प्रबल अम्ल के तो ये आपको देखे आने, एक तो H2SO4 लिख देना और एक HCl लिख देना, ये प्रबल अम्ल हो गए। और दुर्बल अम्ल में आप तो लिख देना एसिटिक अम्ल CH3COOH, एक तो ये लिख देना, एक HCN लिख देना, तो ये दुर्बल अम्ल हो गए। ठीक है, और क्षारक पूछे तो अगर प्रबल क्षारक पूछे तो एक तो लिख देना NaOH, ठीक है, एक लिख देना KOH, ये बेटा प्रबल क्षारक हैं। और दुर्बल क्षारक पूछे तो MgOH का होल ट्वाइस ये लिख देना। ठीक है, तो ये दुर्बल हो गया, ये प्रबल हो गया। तो ये 4-5 MCQ बन सकते हैं, तो आप इस प्रकार से करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ, यहाँ पर काफ़ी बार ये प्रश्न आया है कि हमारा शरीर किस पीएच में कार्य करता है। तो हमारा शरीर है वो 7 से लेकर 7.8 पीएच के मध्य हमारा बॉडी जो है काम करती है। ठीक है, अब अम्लीय वर्षा की परिभाषा पूछ सकता है। तो अम्लीय वर्षा की ये होता है, यदि इसमें देखो, यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो वो बेटा अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, तो आपसे अम्लीय जो वर्षा का पीएच मान पूछ सकता है और इसमें अम्लीय वर्षा की परिभाषा पूछ सकता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दे के आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, पाचन के ऊपर पूछेगा, वो पाचन के ऊपर पूछ सकता है। ये देखो यहाँ पर है, जैसे जब हम बहुत अधिक भोजन कर लेते हैं तो हमें एसिडिटी होती है ना, पेट में जलन पैदा होती है, उल्टी होती है, तो उसके ऊपर प्रश्न पूछेगा। तो इसमें ये अगर पूछता है कि यदि हमारे पेट में जलन पैदा हो या उल्टियाँ हों तो इसके उपचार के लिए हम किस प्रकार के एंटासिड का उपयोग करें। एंटासिड कहते हैं जो अम्ल विरोधी हो। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, यानी कि इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये इसका नाम है। इसका जो पीएच मान है वो 10 होता है। ठीक है, और ये पूछता है ये है एक दुर्बल क्षारक है, यानी कि ये शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना ही ये अपना इलाज कर देता है। तो इसके ऊपर छोटा सा प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, अब दांतों के क्षय के ऊपर पूछ सकता है। वो क्या पूछेगा, यदि इसमें देखो ये हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय टूटना शुरू हो जाता है, दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। तो अगर दंत क्षय के बारे में अगर पीएच मान पूछे तो ये लिखना है 5.5 से कम होने पर दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। अब इसके लिए हम क्या यूज़ करें, तो हमें क्षार की प्रवृत्ति का दंत मंजन यूज़ करना चाहिए। तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे आपके। ठीक है, अब कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं, ये इनमें से हमेशा पूछते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं इनमें सिट्रिक अम्ल होता है। देखो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, संतरे में होता है आपका सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल देखो नींबू में होता है,
नींबू में सिट्रिकम, तो ये जो खट्टे हैं संतरा और नींबू में होगा सिट्रिकम, इमली में होता है टाट्रिकम, टमाटर में ऑक्जेलिकम, ठीक है। खट्टे दूध में होता है लैट्रिकम, और चींटी का डंक पूछता है वो अक्सर, तो मेथेनोइक अम्ल, और नैरल के डंक में होता है मेथेनोइक। इसको फार्मिक अम्ल बोलते हैं, इनको दोनों को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो आप इस एक बार प्राकृतिक अम्ल को भी देख के जाना है, ठीक है। अब आते हैं लवण प्रभाव, यानी कि लवणों का वो आएगा परिवार, वो कैसे आएगा देखो। यहाँ देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं नमक के ऊपर। ये देखो, नमक के ऊपर पूछ सकता है कि भाई नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नमक के बारे में पूछे, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड, और अणुसूत्र होता है NaCl। अब नमक का उपयोग कहाँ होता है, नमक का उपयोग होता है खाद्य पदार्थों में, यानी भोजन के रूप में, और दूसरा क्या है, मांस आदि को सुरक्षित रखने में इसका काम आता है। तो ये छोटा प्रश्न पूछ सकता है। अब यहाँ पे आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अगर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र पूछ सकता है, तो इसका होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका रासायनिक नाम है और ये इसका अणुसूत्र है। वैसे इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसे क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको बेटा, ठीक है। अब इसको बनाने की विधि तो इतनी बड़ी नहीं आएगी, लेकिन क्लोर सार अभिक्रिया की परिभाषा हो सकता है। तो देखो इसमें क्या होगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वह वियोजित होकर टूट करके NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाता है। इसी प्रक्रिया को क्लोर सार कहते हैं। क्लोर होता है Cl2 गैस, क्षार होता है आपका NaOH, तो इसी को अपन क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन तो खैर वो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक बार ये लेना, NaCl प्लस H2O, NaOH, Cl2 और H2, ये बन गया आपका रिएक्शन, मतलब बनेगी आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ छोटे प्रश्न बन सकते हैं। Cl2 यानी क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ होता है, जल की स्वच्छता के लिए, स्विमिंग पूल के लिए, PVC के लिए, रोगाणुनाशक के लिए, CNC के लिए, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और कीटनाशक के रूप में Cl2 गैस का उपयोग होता है, ठीक है। अब देखो H2 गैस का उपयोग कहाँ होता है, यानी हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में, यानी कि रॉकेट वगैरह जाते हैं तो उसमें लगाते हैं, और मार्गरीन के रूप में खाद होती है ये, उसमें वहाँ भी इसका काम आता है, और अमोनिया के निर्माण में H2 गैस का निर्माण होता है, ठीक है। अब आता है आपका NaOH का, यानी कि कास्टिक सोडे का, धातुओं से ग्रीस हटाने में, चिकनाई वगैरह बर्तन वगैरह साफ करते हैं ना ब्याह शादी में, तो वहाँ पर NaOH यानी कास्टिक सोडे का उपयोग होता है। साबुन बनाने में करते हैं, अपमार्जक यानी पाउडर, वॉशिंग पाउडर बनाने में, कागज़ को साफ करने में, और कृत्रिम फाइबर बनाने में NaOH का उपयोग होता है। ये छोटे छोटे MCQ बन गए यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट MCQ क्या बनेगा, देखो यहाँ देखो, व्यंजक चूर्ण। अब व्यंजक चूर्ण जो है इसका अणुसूत्र होता है, इसका होता है CaOCl2। अब इसका रासायनिक नाम पूछता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये रासायनिक नाम है, और व्यंजक चूर्ण बोलते हैं इसको। अब इसका उपयोग ही मतलब आपसे पूछेगा, बाकी बनाने की विधि नहीं पूछेगा। इसके दो उपयोग होते हैं, एक तो होता है पीने के पानी को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए, ये कर लेना आप तो एक तो, और दूसरा होता है कपड़ों के रंग उड़ाने में, छोटे याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा। खाने का जो सोडा है इसका होता है अणुसूत्र NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका उपयोग पूछेगा, इसका उपयोग होता है भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, ठीक है, और अग्निशामक यंत्रों में, दो दे देना, ठीक है। अब आता है आपका अगला, तो ये मैंने उपयोग आपको कह दिए। अब आता है धोने का सोडा।
तो धोने का सोडा है उस पर देखो प्रश्न बनेगा। ये इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 डॉट 10H2O। 10H2O इसको क्रिस्टल जल बोलते हैं। कभी भी जिसके पीछे भी H2 लगा हो तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल जल। ठीक है, इसके उपयोग पूछेगा। इसका सबसे पहला उपयोग है आपका जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। ठीक है, और बोरेक्स पाउडर बनाने में। 2 याद कर लेना आराम से, 2 पूछेगा वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब आता है क्रिस्टलन जल के ऊपर छोटी सी परिभाषा आएगी। तो क्रिस्टलन जल देखो, इसकी जो परिभाषा ये बनेगी, लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, यानी कि 5H2 यहाँ पर जल है आपका। कौन सा जल है आपका? क्रिस्टलन जल। इसी प्रकार से NO2CO3 डॉट 10H2O, ये भी क्रिस्टलन जल है। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस पे पूछेगा बेटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर जो पेरिस है इसका होता है अणुसूत्र CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, ये जिप्सम से बनता है और जिप्सम का होता है अणुसूत्र CaSO4 डॉट 2H2O, जिप्सम का। जब इसको बेटा 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसका है रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है जैसे मूर्तियाँ बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, हड्डियों को एक जगह से रखने में। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके छोटे छोटे इस पार्ट में से बन सकते हैं। क्लियर हो चुका? ठीक है, बाकी और प्रश्न जैसे इस प्रकार से और कोई हार्ड प्रश्न नहीं बनेगा, छोटे प्रश्न बनेंगे। अब आते हैं अपन पार्ट थर्ड में। देखो ये भी काफ़ी मोस्ट पार्ट है। पार्ट थर्ड में देखो आगे से कुछ प्रश्न नहीं बनेगा, यहाँ से बनेगा। यहाँ से बनेगा आघात वर्ध्यता की परिभाषा दो, यानी कि जिन धातुओं को चद्दर के रूप में परिचित करते हैं वो आघात वर्ध्यता कहलाती है। ठीक है, तन्य धातु कौन सी है? तो तन्य धातु सोना है, और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। ये छोटे प्रश्न बन गए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये प्रश्न बनेगा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? तो चांदी और कॉपर। किसकी? ऊष्मा की। और कुचालक कौन सी है? शीशा और मरकरी। ये कुचालक धातु है। ठीक है, इसमें और कोई प्रश्न छोटा नहीं बनेगा। यहाँ पे आओ, पीछे देखो, यहाँ पर अपर रूप की परिभाषा पूछ सकता है। वो क्या है? कार्बन एक ऐसी धातु है जिसके विभिन्न अपर रूप होते हैं। अब अपर रूप की परिभाषा देखो, यानी कि जिनके भौतिक गुण समान हो, भौतिक रासायनिक गुण समान हो और भौतिक अवस्था अलग अलग हो, उनको अपर रूप बोलते हैं। ठीक है, और कार्बन के 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लूरीन। ठीक है, अब क्षारीय धातु आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 क्षारीय धातु हैं। तो इन पर एक छोटा सा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बाकी इसमें और कोई प्रश्न नहीं बनेगा। हाँ, अगर छोटा अगर ये पूछे कि भाई मरकरी को छोड़ करके जो कमरे के ताप पर कौन सी जो सबसे वो कम गलनांक की धातु है, तो ये वो लिख देना गैलियम और सीजियम। बहुत कम गलनांक होता है इसका। किसका? गैलियम और सीजियम का। तो इन पर छोटा सा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब आते हैं अपन धातुओं के दहन के ऊपर। चलिए, अब देखो उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा आ सकती है। तो यानी कि इसमें लिखना है ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं, उनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। एक तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड लिख देना आप। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये रिएक्शन है ना, किसके साथ? अम्ल के साथ, और इसके साथ क्षारक के साथ। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा बेटा, जिसमें देखो पहले तो क्या है, ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो NaLCl से आपका ऐड होगा, तो यहाँ बन जाएगा AlCl3 और बाद में बन जाएगा आपका जल। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें क्षारक के साथ, तो यहाँ पे बनता है सोडियम एल्युमिनेट और जल, ये लवण है। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा पूछ सकता है। नेक्स्ट आओ, इसमें ये पूछेगा ऐसी कौन सी धातु है
जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती, तो वो है सिल्वर यानी कि चांदी और सोना। चांदी और सोना ये ऐसी धातु हैं जो कि अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रश्न ही बनेगा। अब आता है एनोडीकरण पे, याद कर लेना। एनोडीकरण की परिभाषा, एनोडीकरण किसे कहते हैं, यानी कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो एनोडीकरण कहलाती है। अब ये क्यों क्यों करते हैं एनोडीकरण की, क्योंकि संसरण से बचाने के लिए। ठीक है, ये छोटा प्रश्न पूछेगा। अब आते हैं जल के साथ अभिक्रिया, किनकी, धातुओं की। तो वो क्या है, देखो यहाँ पर ये प्रश्न छोटा सा बन सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। तो लेड यानी शीशा, कॉपर यानी तांबा, सिल्वर चांदी और गोल्ड, ये ऐसी धातु है जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो छोटा प्रश्न आ सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये लिख देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछेगा आपका एक्वा रेजिया, जिसको रॉयल जल बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं। तो एक्वा जो रेजिया है उसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। यानी 3 भाग ये वाला HCl के और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का, इनसे मिलाकर के जो मिश्रण बनता है उसको अपन एक्वा रेजिया अम्लराज बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, धातुओं को गलाना। तो एल्युमिनियम, सोना और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में सक्षम होता है। तो परिभाषा पूछे वो दे देना, अनुपात पूछे तो लिख देना। ठीक है, चलिए अब आ जाओ। देखो सक्रियता श्रेणी की परिभाषा पूछेगा और ये सारणी पूछेगा। तो ये मैंने करवाया है, आप लोग इसको देखना, मेरे चैनल पे भी इस प्रकार की। ठीक है, अब देखो धातु और अधातु के बीच अभिक्रियाएं, यानी कि आयनिक यौगिक पर पूछेगा, आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक की परिभाषा पूछ सकता है, वो देखो क्या है, वो ये है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं, या इनको विद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। जैसे आपका MgCl2, अब इसमें बहुत सारे हैं, देखो मैं बताऊँ आपको, इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण पूछ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने चैनल पे करा रखे हैं, तो आप उसको देखना। तो इसमें कौन कौन से हैं देखो, मैं बताऊँ आपको। एक तो है, देखो ये 4-5 याद कर लेना, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे आयनिक यौगिक हैं। और इनके गलनांक भी याद करना है आपको, किसी एक पे पूछ सकता है, वो नमक पूछ सकता है ज़्यादातर। ठीक है, अब इनकी आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ये गुणधर्म है, भौतिक अवस्थाएं, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, घुलनशीलता जल में घुलते हैं, बाकी और किसी में वो अघुलनशील होते हैं, और विद्युत चालकता यानी कि वो विद्युत के सुचालक होते हैं, और विपरीत आवेश और गति करते हैं। तो ये 4-5 आयनिक यौगिकों के वो हैं गुणधर्म, वो याद कर लेना। ठीक है, अब चलो, अब आपसे खनिज पूछेगा, खनिज की परिभाषा पूछेगा, पूछ सकता है। यानी पृथ्वी की भूपटि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वालों को खनिज बोलते हैं। और इसमें देखो अयस्क किसे कहते हैं, यानी कि कुछ स्थानों पर खनिज में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है। खनिज यानी जो पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, उनमें जो धातु ज़्यादा होती है ना, तो उसको अयस्क बोलते हैं। तो ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो भर्जन और निस्तापन की परिभाषा आ सकती है। भर्जन, ये सल्फाइड के लिए काम आता है। ठीक है, सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वह ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, ये क्रिया भर्जन कहलाती है। ठीक है, ये होता है निस्तापन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड की सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित होता है, उसको बोलते हैं निस्तापन। तो ये छोटी परिभाषा है जो आएंगी। ठीक है, चलिए भाई अब आ जाओ थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया ये मोस्ट है, ये कर लेना, मतलब आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम के बीच होने वाली अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, और ये रिएक्शन याद कर लेना। ठीक है, चलो भाई, अब विद्युत धातुओं का परिष्करण, शुद्धिकरण, ये
इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लोग इसको एक बार देख जाना। इसमें एक छोटी सी परिभाषा आती है, एनोड पंख किसे कहते हैं, यानी कि यहाँ देखो ये एनोड है, एनोड के ऊपर जो धातु की अशुद्धियाँ जो नीचे इकट्ठी हो जाती है वो एनोड पंख कहलाती है। ठीक है, तो ये परिभाषा एक बार पूछ भी दी। चलो अब आते हैं संक्षारण। ये पहले पार्ट में है तो उसी से लिया गया है ये पार्ट। तो वहाँ पर आपको जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या परिस्थिति चाहिए तो वो यहाँ पर पूछेगा, इतना और प्रश्न नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर पूछेगा प्रश्न, यश द लेपन की परिभाषा पूछ सकता है, यानी कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर जो जस्ते की परत चढ़ाते हैं उसको यश द लेपन कहते हैं। ठीक है, अब पूछेगा मिश्र धातु, वो क्या पूछेगा, दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, यानी कि जब दोनों ठोस अवस्थाओं में हो तो उससे बोलते हैं मिश्र धातु। अब देखो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देना, शुद्ध सोने का कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, और जो आभूषण बनते हैं वो बनते हैं 22 कैरेट में। 2 भाग इसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। ठीक है, अम्लराज, यानी यदि कोई एक धातु द्रव अवस्था में हो दूसरी ठोस अवस्था में हो तो उसको अम्लराज बोलते हैं। ठीक है, तो अब 3 मिश्र धातुएं हैं, जैसे कि इसका पहली है आपका, इसमें देखो कौन कौन सी है, एक तो है तांबा और जस्ता, इनको जो अगर अपन मिलाते हैं तो बनती है पीतल। तांबा और टीन जब मिलाते हैं तो बेटा मिश्र धातु का निर्माण होता है किसका, कांसे का, है ना, जिसका उपयोग तारों को जोड़ने में करते हैं। इसी प्रकार सीसा और टीन जब मिलाते हैं तो सोल्डर का निर्माण होता है जो वेल्डिंग काम आता है। तो ये प्रश्न थे इन 2 पार्टों के, वेरी वेरी मोस्ट हैं। अगले जो है चौथा पार्ट और पहला पार्ट वो लेकर के आऊँगा कि वो केमिस्ट्री से संबंधित ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद। इनके उपयोग वगैरह भी याद कर लेना मिश्र धातुओं के।